तो हम लोगों ने डीएनएस जोन्स के बारे में पढ़ा था, रिकॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था, राइट। हम लोगों ने देखा था लास्ट सेशन में कि हम कैसे डीएनएस जोन के हम बात कर रहे थे, प्राइमरी सेकेंडरी स्टब जोन की, ठीक है। उसमें आपके पास ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स कौन से होते हैं, एएनएस और एसओए रिकॉर्ड, जो ऑथोरेटिव रिकॉर्ड्स की बात कर रहे थे, ठीक है। वो आपका कौन से होते हैं हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखे थे, राइट। अब मैं आपको थोड़ा सा एडवांस में बता देता हूँ, ठीक है। एक बार रुको, मैं जरा पहले अपने सर्वर साथ में ऑन कर लेते हैं। अब देखो, अगर मैं एडवांस की बात करूं, डीएनएस में कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लो डीएनएस एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब इसके अंदर क्या क्या होता है, अगर हम बात करें पहले ही, तो इसमें आपका एक आता है डीएनएस राउंड रॉबिन, डीएनएस राउंड रॉबिन, ठीक है। कुछ एडवांस सर्विस होती है डीएनएस के अंदर, ठीक है। ये कुछ ना एडवांस सर्विसेज होती हैं आपके डीएनएस के अंदर, ओके। तो अगर मैं नेम रेजोल्यूशन की बात करूं, ठीक है, तो इसमें कुछ आपकी सर्विसेज होती हैं एडवांस के अंदर जाके, ठीक है, जो आपका नेम रिजॉल्व करती हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी, डीएनएस राउंड रॉबिन की, तो अब ऐसे मान लो आपका जैसे हम क्या करते हैं, सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करते हैं। इसमें क्या होता है कि भाई आपके पास, अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो हमारे पास एक ही सर्वर है, ठीक है, उस पे हमने मल्टीपल आईपी एड्रेस डाल रखे हैं एक ही सर्वर पे, ठीक है। उसके मतलब कह लो कि आपका एक ही सर्वर है, उसमें हमने मल्टीपल आईपी एड्रेस का यूज किया हुआ है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो जैसे मान लो हमारे पास यहाँ पे मान लो यहाँ पे एक हमारे पास सर्वर एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। अब इसके जो इसमें आपके पास ये आपका जो सर्वर है वो तीन डिफरेंट नेटवर्क से मान लो जुड़ा हुआ है, तीन डिफरेंट आईपी एड्रेस इसमें कॉन्फ़िगर किए हुए हैं, ठीक है। ऐसे मान लो इसमें आपके पास कुछ आईपी एड्रेस ऐसे मान लो, एक ही हमारा हो गया आपका, अगर मैं डीएनएस सर्वर की बात कर लेता हूँ, ठीक है। मान लो मल्टीपल आईपी एड्रेस है इस तरीके से एक ही रिकॉर्ड के, मान लो मेरे पास एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड लेते हैं मान के चलो से www.abc.local के नाम से एक रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसी रिकॉर्ड के आपके पास तीन आईपी एड्रेस, अपने एक ही रिकॉर्ड के अंदर तीन आईपी एड्रेस यूज किए हुए हैं, ठीक है। एक आपका आईपी एड्रेस ही रिकॉर्ड का यूज हुआ, मान के चलो 172, मान लो इसका है 172.16.0.11, ठीक है। यही सेम रिकॉर्ड पे मान लो आपका एक आईपी एड्रेस और है, यही सेम रिकॉर्ड पे मान लो आपके पास एक आईपी एड्रेस है 172.16.0.120, और एक यही है इसी के साथ एक और है 172.16.0.133, ऐसे मान लो, ठीक है। आपके पास क्या है, एक ही रिकॉर्ड है, लेकिन ये मल्टीपल आईपी एड्रेस के साथ मैप हुआ हुआ है, ठीक है। ठीक है, तो इसमें क्या आपके पास एक ही कह लो होस्ट का या एक ही रिकॉर्ड का आपके पास मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। अब वैसे हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपका मान लो कि आपके पास की वेब सर्वर्स है जिनमें मल्टीपल वेब पेजेस हैं, ठीक है, लेकिन वो उनके जो आईपी एड्रेस है मल्टीपल है, उसके अंदर ऐड हुए हैं, ठीक है। या कह लो कि कोई कंप्यूटर है हु हैज मोर देन वन आईपी एड्रेस ऑन सेपरेट नेटवर्क एडाप्टर्स, और सेवरल आईपी एड्रेस कैन बी बाउंड टू द सेम एडाप्टर। ऐसा कुछ, जैसे मान लो कोई कंप्यूटर है मेरा, कोई होस्ट है, ठीक है, उसको मैंने मल्टीपल आईपी एड्रेसेस डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो अब इस केस में क्या होता है, इस केस में आपका राउंड रॉबिन आता है, राउंड रॉबिन फंक्शनैलिटी आपकी, ठीक है, ये डिफाइन करता है कि भाई किस आईपी एड्रेस से मेरे को रिटर्न करना है। जैसे मान लो ये आपकी फंक्शनैलिटी है, इट डिटरमाइंस व्हिच आईपी एड्रेस टू रिटर्न फॉर अ गिविंग नेम, ठीक है। तो कौन सा आईपी एड्रेस मेरे को रिटर्न करना मान के चलो, ठीक है। तो अब इसमें एक्चुअली होता है कि मान लो मेरे पास यहाँ पे दो तीन क्लाइंट्स हैं, एग्जांपल ले लो नीचे, ठीक है। या मान लो मेरे पास दो तीन क्लाइंट्स हैं इस तरीके से, क्लाइंट 1 हो गया, ये क्लाइंट 2 हो गया, ये क्लाइंट 3 हो गया, ठीक है। ये आपका मान लो क्लाइंट -01 हो गया, ठीक है। ये मान लो आपके पास क्लाइंट 2 हो गया, ठीक है, और ये आपका मान लो क्लाइंट 3 हो गया,
इस तरीके से। कोई आपका बीच में मान लो आपका स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और आपने इनको कनेक्टिविटी की हुई है, जैसे मान लो आपका स्विच हो गया बीच में, नेटवर्क डिवाइस, ओके, और यहाँ पे आपने कनेक्टिविटी की हुई है। ये जो तीनों क्लाइंट्स हैं वो आपके इसी डीएनएस सर्वर के साथ अटैच्ड है, इस तरीके से कर लो, ठीक है, ओके। अब इसमें एक्चुअल में क्या है, मान लो ये तीनों क्लाइंट मान लो www.abc.local की रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो क्लाइंट वन ने क्या किया, पहले जब कोई क्लाइंट वन एग्जांपल ले लो, क्लाइंट वन ने क्या किया, यही रिक्वेस्ट फॉरवर्ड करी, क्लाइंट वन ने भी करी, ठीक है, ये रिक्वेस्ट के पास आई, क्लाइंट टू के साथ, क्लाइंट टू से भी यही सेम रिक्वेस्ट आई, और क्लाइंट थ्री से भी आपकी सेम रिक्वेस्ट आई, ठीक है। अब कंसेप्ट ये है कि भाई यहाँ पे डीएनएस क्या करेगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि भाई मान लो अगर आपका सेम आईपी एड्रेस सबको देता है तो वहां पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, या कह लो कि आपका बैंडविड्थ ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाएगी उसके केस में, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेगा, ये कैसे करेगा, तो क्या होगा इसके अंदर, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपके तीन आईपी एड्रेस हैं जो मैप है आपके सेम एक ही रिकॉर्ड के साथ, क्या करेगा ये, मान लो इसने इसकी जो क्लाइंट वन के पास जो रिक्वेस्ट आई थी, इसको इसने आईपी एड्रेस मान लो क्या रिवर्ट किया, इसको मान लो इसने आईपी एड्रेस रिवर्ट किया, मान लो ये वाला 172.16.0.11 मान लो, ठीक है। इसको इसने रिवर्ट किया मान के चलो 172.16.0.120, ठीक है, और उसके बाद इसको रिवर्ट किया मान लो 172.16.0.133, इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो डीएनएस सर्वर क्या करता है, राउंड रॉबिन क्या करता है, राउंड रॉबिन डिफाइन करता है, ये चेक करता है कि भाई किसको क्या आईपी एड्रेस देना चाहिए, ठीक है। तो वो उस तरीके से उसको आईपी एड्रेस की जो लिस्ट होगी वो दे देगा कि भाई आप ये वाला यूज कर लो, आप ये वाला यूज कर लो, आप ये वाला यूज कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका जो ट्रैफिक होगा वो सिर्फ एक ही आईपी एड्रेस पे काम नहीं करेगा, उसमें क्या होगा, आपका मल्टीपल आईपी एड्रेस का या मल्टीपल जो आपके रिकॉर्ड्स हैं वो सब पे वो काम करना शुरू कर देगा। इसको बोलते हैं राउंड रॉबिन। तो राउंड रॉबिन क्या कर रहा है आपका, राउंड रॉबिन जैसे कह लो यहाँ पे आपका लोड बैलेंसिंग टाइप से कर रहा है। अगर आपकी एक ही रिकॉर्ड के मल्टीपल आईपी एड्रेस आपने असाइन किए हुए हैं तो क्या होगा, वो आपकी अगर मान लो एक साथ मल्टीपल क्वेरीज आती हैं सेम रिकॉर्ड के लिए, तो अगर उसके पास मल्टीपल आईपी एड्रेस मैप्ड है तो वो हर किसी को एक एक आईपी एड्रेस डिफाइन कर देगा डिफरेंट। उससे क्या होगा कि आपका जो एक्सेस होगा, जो रिक्वेस्ट होगी वो फास्टली एक्सेस हो जाएगी, इस तरीके से। मान लो यहाँ पे अगर आपका एक ही आईपी एड्रेस होता तो उसको टाइम लगता रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करने में, ठीक है। तो इस तरीके से, तो यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी ऐसा आपको मिलेगा कि आपकी आपके नेटवर्क में बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपके नेटवर्क में कभी कभी आपका कोई ऐसा एक आपको रिकॉर्ड मिलेगा जो आपके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस के साथ या मल्टीपल नेटवर्क एडाप्टर्स के साथ मैप होगा, ठीक है। तो उस केस में हम उस केस में आपका कौन काम करता है, राउंड रॉबिन काम करता है। राउंड रॉबिन का काम यहाँ पे इतना है कि भाई वो आपको लिस्ट ऑफ आईपी एड्रेस प्रोवाइड करा देगा भाई क्लाइंट को, ठीक है। आज समझ में, ओके जी सर, ठीक है। तो ये आपका सोर्स, ये जो यूनिक होगा आईपी एड्रेस वो आपका उसका काम होगा राउंड रॉबिन का। वो सर उसका काम है कि कैसे ये क्वेरी को रिजॉल्व करा जाएगा, कैसे कैसे इसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। अगर आपके अगर ये कब आएगा आपका कंसेप्ट पिक्चर में, जब आपके एक ही होस्ट के मल्टीपल या एक ही रिकॉर्ड के मल्टीपल आईपी एड्रेस या आपका एक ही रिकॉर्ड मल्टीपल आईपी एड्रेस के साथ बाइंड होगा, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, देखो ऐसे यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ यही चीज की, मैंने मेंबर सर्वर चला दिया, तो चलो मेंबर सर्वर से देख लेते हैं, हम लोगों ने बनाया था यहाँ पे भी। मैं डीसीबी ऑन कर लेते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ ये वाला, इसको लॉग इन कर लेते हैं पहले। ठीक है, डीसी का ऑन होने का वेट करते हैं, उसके बाद आगे इसको आपको दिखाता हूँ, ठीक है। आज समझ में आता, क्लियर है, ओके। तो इस तरीके से आपका जो राउंड रॉबिन है वो काम करता है। राउंड रॉबिन कब पिक्चर में आएगा, जब आपकी किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड के या आपका कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड मल्टीपल आईपी एड्रेस के साथ या मल्टीपल लैन अडाप्टर्स के साथ बाइंड होगा, वो तब आएगा राउंड रॉबिन पिक्चर में, ठीक है। मतलब सर नेटवर्क कार्ड, राइट, निक कार्ड जो होते हैं, हाँ निक कार्ड, राइट, उसी की बात कर रहा हूँ, नेटवर्क अडाप्टर मतलब निक कार्ड, ठीक है। तो ऐसे मान लो आपका कोई पीसी है जिसके पास मल्टीपल नेटवर्क अडाप्टर्स हैं, उसमें उस पर मैप है, ठीक है, उसके मल्टीपल आईपी एड्रेस आपने दिए हुए हैं उस पर्टिकुलर पीसी पे, तो उसके रिकॉर्ड पे मल्टीपल आईपी एड्रेस जो होंगे वहां पे, तो उस केस में आपका राउंड रॉबिन काम करेगा,
ठीक है। एक इसके बाद होता है आपके पास नेट मास्क ऑर्डरिंग, नेट मास्क ऑर्डरिंग, ठीक है। नेट मास्क ऑर्डरिंग क्या होता है, ये भी आपका एक कंसेप्ट है, ठीक है। जैसे आप मान लो ये भी आपका ऐसा जैसे सिमिलर है, जैसे आपका डीएनएस का राउंड रॉबिन है, वैसे आपका नेट मास्क ऑर्डरिंग है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें मान लो इसमें क्या कंसेप्ट है, एग्जांपल ले लो, ठीक है, आपको बताता हूँ। जैसे मान लो आपके पास आपका डीएनएस सर्वर है जो आपके मल्टीपल सबनेट के साथ अटैच है। अभी क्या था, आपका डीएनएस एक ही नेटवर्क से अटैच था, ठीक है। अब यहाँ मान लो आपका जो डीएनएस सर्वर है, इसमें क्या आपके मल्टीपल सबनेट्स यूज हो रहे हैं। सबनेट मतलब मल्टीपल लैन नेटवर्क्स हैं आपके पास, ये आपका मल्टीपल लैन अडाप्टर के साथ अटैच है। मान लो उसके पास 3 लैन है, ठीक है। एक आपका लैन 1 है, ठीक, एक आपका लैन 2 है, ठीक है, और एक आपका लैन 3 है। ये आपके इसके आपके 3 लैन नेटवर्क या नेटवर्क अडाप्टर्स है मान के चलो आपके पास, ठीक है। अब इसमें क्या आपके डिफरेंट डिफरेंट आईपी एड्रेसेस का यूज होगा। जैसे मान लो 172.16.0.1, ठीक है, एक आपका ये है, ओके। एक मान के चलो आपके पास जो ये अटैच है आईपी एड्रेस, जो डिफरेंट डिफरेंट अडाप्टर्स हैं इसके पास जो अटैच है, एक मान लो आपके पास है 10.45.7.44, ठीक है, इस तरीके से। और एक है मान के चलो आपके पास कोई मान लो, ऐसे मान लो आपका एक डिफरेंट एक कोई आपका नेटवर्क अडाप्टर है, ठीक है। तो इसका मान लो, ऐसे मान लो आपके पास एक है 192.168.1.0.1 है, मान लो 10, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका जो डीएनएस इसके पास 3 लैंस है, ठीक है। अब ये कि आपके 3 डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स के साथ अटैच हुआ है, ठीक है। नीचे मान लो आपके पास क्लाइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके जो क्लाइंट्स हैं वो 3 डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स पे काम कर रहे हैं, ठीक है। मान लो ये जो क्लाइंट है आपका, ये वाला जो क्लाइंट है, क्लाइंट 1 जो फर्स्ट वाला क्लाइंट है, ये क्लाइंट जो 1 आपका, ये मान लो इसका जो आईपी एड्रेस है वो है आपका 172.116.0.100 है, मान लो इसका आईपी एड्रेस, ठीक है। इसका मान लो ये जो क्लाइंट आपका जो 2 है, ठीक है, ओके। ये मान लो इसका जो है, ये मान लो आपके पास इसका है 10.45.7.100 है, ठीक है। और इसका मान के चलो आपके पास है 192.168.168.0.100 एग्जाम्पल ले लो, ठीक है। ये आपका क्लाइंट 3 है, ठीक है, इस तरीके से। और ये आपका नेटवर्क वही आपका कंसेप्ट है, तो ये आपके तीनों के तीनों क्लाइंट्स आपके डीएनएस के साथ अटैच्ड है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स पे। हमारे हमारे डीएनएस पे आपके कह लो तीन हमारा जो एक डीएनएस है वो 3 डिफरेंट डिफरेंट सबनेट्स डिफरेंट डिफरेंट लैंस के साथ अटैच है, ठीक है। अब मान लो क्लाइंट 1 कोई क्वेरी करता है, इसको एग्जांपल ले लो, ठीक है। क्लाइंट 1 कोई क्वेरी करता है, एग्जांपल ले लो, ठीक है। अब जब क्लाइंट 1 क्वेरी कर रहा है किसी भी रिकॉर्ड के लिए, जब क्लाइंट 1 की क्वेरी आती है तो वो चेक करेगा पहले कि भाई क्लाइंट 1 कौन से लैन का है, वो है 172.172.16 की लैन का है, वो 16 नेटवर्क का है, ठीक है। तो नेटमास्क ऑर्डरिंग क्या करेगा, इसको मान लो कोई रिजॉल्व होगा तो इसको ये इस लैन के आईपी एड्रेस के, मान लो इसने पिंग किया डीएनएस को, डीएनएस का आईपी एड्रेस ये है, तो इसको ये कर देगा, इसको ये वाला कौन सा आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर देगा, इसको ये वाला प्रोवाइड कर देगा आईपी एड्रेस, इसको कर देगा कि आपके डीएनएस का एड्रेस है 172.16.0.150, आपके डीएनएस का ये एड्रेस है। अब मान लो आपका जो क्लाइंट 2 है वो पिंग करता है तो उसको उस नेटवर्क का देगा 10.45.7.4 इस तरीके से, ठीक है। और मान लो अगर क्लाइंट 3 नेटवर्क पिंग करता है तो उसके नेटवर्क का देगा उसको 192.168.0.10 इस तरीके से, ठीक है। मतलब वो चेक करेगा जिस भी नेटवर्क से आपका क्लाइंट आ रहा है उसको उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा जो मैप हुआ होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं नेटमास्क ऑर्डरिंग। तो नेटमास्क ऑर्डरिंग आपके नेटवर्क के बेस पे काम करता है, जिस नेटवर्क से आपका क्लाइंट आएगा उसी नेटवर्क से वो आगे उसको प्रोवाइड करेगा आईपी एड्रेस, उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस को प्रोवाइड कर देगा। आज समझ में दोनों में डिफरेंस, राउंड रॉबिन में और नेटमास्क ऑर्डरिंग में डिफरेंस क्या, ठीक है। राउंड रॉबिन आपका सेम नेटवर्क पे काम कर रहा है, लेकिन राउंड रॉबिन में क्या है, राउंड रॉबिन में आपका एक ही रिकॉर्ड के मल्टीपल आईपी एड्रेसेस हैं, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका जो डीएनएस है वो डिफरेंट डिफरेंट नेटवर्क्स में काम कर रहा है, और जिस भी नेटवर्क से जो क्वेरी आ रही है उसको उसी नेटवर्क का आईपी एड्रेस प्रोवाइड करेगा। आया समझ में? हाँ जी, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं?
सब एक बार वो प्रैक्टिकल देखने पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। प्रैक्टिकल में आपको ये बता दूंगा कि हम एनेबल कैसे करते हैं इन चीजों को। इसकी ठीक वर्किंग ठीक क्लियर हो गई ना। ठीक है, देखो मैं आपको देखो यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हम स्टार्ट पे जाओगे, यहाँ पे एडमिन टूल्स में जाओगे, यहाँ पे डीएनएस में जाओगे। मैं आपको इसका वो दिखाया था कि हम इसको एनेबल कैसे करते हैं। तो जब आप इसकी प्रॉपर्टीज पे आते हो अपने सर्वर की, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शन आता है एडवांस का एक। ये देखो ये ऑप्शन एडवांस का, एडवांस पे क्लिक करोगे तो ये आपको दिखाएगा। यहाँ पे देखो आपको दिखा रहा है, एक आपको बाइंडिंग दिखा रहा है, एक आपको राउंड रॉबिन दिखा रहा है, नेट मास्क ऑर्डरिंग दिखा रहा है। नेट मास्क ऑर्डरिंग और राउंड रॉबिन देखो आपका ऑटोमेटिकली एनेबल्ड है, ठीक है, आपके डीएनएस के अंदर। मुझे इसको एनेबल करने की जरूरत नहीं है मैन्युअली। आ समझ में? ओके, ठीक है। तो इसका वर्किंग आपको समझ में आती है कि वर्किंग कैसे कर रहा है ये। देखने वाली बात ये है, ठीक है। वो 3 IP जैसे राउंड रॉबिन में एक ही डोमेन के जैसे 3 IP हैं, वो प्रैक्टिकली कैसे डिफाइन होंगे वो? हम अपने एक होस्ट को मल्टीपल आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं, ओके ठीक है। हाँ, जैसे आप डीएनएस को एक ही आईपी एड्रेस, मतलब जैसे आप डीएनएस को, जैसे आप मल्टीपल डीएनएस आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हो ना, ठीक है। जैसे कैसे, जैसे मान लो मैं अगर यहाँ पे आता हूँ, देखो मैं यहाँ पे आता हूँ, मान लो अपने नेटवर्क एडाप्टर पे आया, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओगे, देखो यहाँ पे आपके पास एडवांस का ऑप्शन आता है, ठीक है। एडवांस पे क्लिक करोगे, यहाँ पे देखो आप मल्टीपल आईपी एड्रेस डिफाइन कर सकते हो। ओके यहाँ पे ओके। ऐसे ही आप डीएनएस, जैसे अपने डीएनएस मल्टीपल डिफाइन करते हैं, प्रेफर्ड डीएनएस अलग होता है, अल्टरनेट डीएनएस अलग होता है, वैसे ही आप यहाँ पे मल्टीपल आईपी एड्रेस भी डिफाइन कर सकते हो। अब ये होता है, जैसे मान लो आपके मान लो आपके एक ही सर्वर पे मल्टीपल सर्विसेज चल रही है, ठीक है। एक सर्विस आपकी एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे काम कर रही है, दूसरी आपकी दूसरे पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे काम कर रही है। कहाँ समझ में? ठीक है। जी जी सर। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ओके, तो राउंड रॉबिन आपका मल्टीपल आईपी एड्रेस पे काम करता है। मतलब ये कब काम करेगा? जब आपका सेम होस्ट होगा, एक ही मतलब रिकॉर्ड पे आपके मल्टीपल आईपी एड्रेस बाइंड रहेंगे, ठीक है। और नेट मास्क ऑर्डरिंग कब काम करेगा? जब आपका डीएनएस मल्टीपल लैंस के साथ, या मल्टीपल नेटवर्क, या मल्टीपल आपके सबनेट्स के साथ कह सकते हो, मल्टीपल लैंस के साथ कह सकते हो, ठीक है, मल्टीपल नेटवर्क के साथ जब अटैच होगा, देन उस केस में, या कह लो आपका एक ही डीएनएस है जो आपका मल्टीपल नेटवर्क्स के क्लाइंट्स को मैनेज कर रहा है, उस केस में आपका नेटमास्क ऑर्डरिंग काम करेगा। आ समझ में? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन एडवांस लेवल का हो गया ज्यादा ही ना। हाँ, ये थोड़ा एडवांस का आता है भैया, ये कंसेप्ट थोड़े से आपको पता होने चाहिए। जनरली एक बार दोबारा वीडियो देखोगे ना आपको। हाँ मैं कह रहा हूँ जनरली यूज होता है इन सब चीजों का, मतलब हाँ हाँ, ये आपका यूज होगा। ये एक्चुअल में क्या है ना, जैसे मान लो कभी कभी क्या होता है ना, मान लो मैं जब, ये ज्यादा मोस्ट होता है यूज आपका आईएएस सर्वर पे। जैसे मान लो आपके पास आपके वेब सर्वर्स हैं जो आपको वेबसाइट्स या वेब पेजेस लॉन्च करते हैं, ठीक है। तो मान लो अब जब तुम ओपन करते हो कोई भी वेबसाइट, तो उसके मल्टीपल लिंक्स नहीं होते, देखते हो ऊपर लिंक्स होते हैं मल्टीपल, राइट। ठीक है, जैसे मान लो आपने होम पे क्लिक किया तो होम वाला पेज खुल गया, आपने करियर्स पे क्लिक किया तो करियर्स वाला पेज खुल गया, ठीक है, आपने कोर्सेज पे क्लिक किया तो कोर्सेज वाला पेज खुल गया। लेकिन वो वेबसाइट तो एक ही है ना, पेज मतलब वेबसाइट तो आपकी एक ही है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पेज है। अब ऐसे मान लो मेरी एक वेबसाइट है netexperts.in, तो उसका आईपी एड्रेस मान के चलो है 172.16.0.11। अब एक है netexperts.in/home, तो उसका आईपी एड्रेस है मान के चलो 172.16.0.120। अब एक है netexperts.in/courses, तो उसमें क्या है, एक है आपका 172.16.0.133। बट भाई आपका वेबसाइट तो एक ही है netexperts.in, राइट। तो ऐसा होता है। तो इस केस में क्या होगा, आपका जो वेब सर्वर है, जो आपका वेब सर्वर है, उसके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस डिफाइन हो जाते हैं डीएनएस के अंदर, ठीक है। अब मान लो किसी ने होम खोलना है, तो होम पे वो क्या करेगा, 120 का आईपी एड्रेस दे देगा उसको। मान लो किसी ने कोर्स वाला पेज खोलना है, तो कोर्स वाला आईपी एड्रेस दे देगा उसको, कोर्स वाला आईपी एड्रेस दे देगा, इस तरीके से। हाँ समझ में? ठीक है, क्लियर हो रही है बात? कहाँ पे हम यूज कर सकते हैं इन चीजों को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यूज होता है एक्चुअल में।
ठीक है, तो ये वाले कंसेप्ट आते हैं जब भी हमारी कंपनी में वेब सर्वर्स आपके होते ही हैं। वेब पेजेस की बात करोगे, ठीक है, या वेब सर्वर्स का मेनली काम क्या है, आपकी वेबसाइट्स और वेब पेजेस को मैनेज करना। ठीक है, तो ये चीजें आपकी होती हैं आपके आपके कंपनीज के अंदर। आपकी वेबसाइट एक ही, लेकिन उसमें मल्टीपल वेब पेजेस हैं। जब वो रिक्वेस्ट जाएगी तो उसी उसी वेब पेज के थ्रू जाएगी ना। पेज तो आपका एक ही है, सॉरी मतलब वेबसाइट तो आपकी एक ही है ना। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड्स कैसे ऐड होंगे, इस तरीके से कुछ रिकॉर्ड्स ऐड हो जाते हैं उस तरीके से, जैसे आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो रिकॉर्ड्स आपके ऐड हो रहे हैं, ये रिकॉर्ड्स आपके सिमिलर, आपका रिकॉर्ड एक ही है लेकिन वो आपका मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से मैप हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर क्या मल्टीपल पेजेस हैं। ठीक है, तो कोई आपका क्लाइंट है, कोई पेज यूज कर रहा है, कोई क्लाइंट आपका कोई पेज एक्सेस कर रहा है। जैसे मान लो मैंने वेबसाइट ओपन करी, आप मान लो आप कोर्सेज देख रहे हो, ठीक है, या मान लो विवेक कोर्सेज देख रहा है और हैप्पी करियर्स देख रहा है मेरी वेबसाइट में, लेकिन दोनों हिट तो एक ही वेबसाइट पे कर रहे हो ना, तो आईपी एड्रेस तो एक ही होगा वेबसाइट का। आया समझ में? ठीक है, तो मान लो जो करियर वाला पेज है उसका आईपी एड्रेस .120 है, और जो कोर्स वाला पेज है उसका आईपी एड्रेस .133 है। ठीक है, इस तरीके से हमेशा ध्यान रखना। आप कभी भी चेक करना, जब भी आप वेबसाइट एक्सेस करते हो तो हर पेज का आपका अलग अलग से मतलब आईपी एड्रेस वगैरह आते हैं। जितने पेजेस आप बनाओगे उसके अंदर, ठीक है, उसके बेसिस पे अलग अलग आपके आईपी एड्रेसेस और वो सब चीजें होती हैं। ठीक है, तो इसलिए आपके कभी कभी क्या होता है, आपका एक ही जो होस्ट रिकॉर्ड है, ठीक है, वो आपके मल्टीपल आईपी एड्रेसेस से मैप हो जाता है। ठीक है, एंड देन उसके केस में आपका राउंड रॉबिन काम करता है। आ समझ में? क्लियर है? ठीक है, कुछ हद तक तो क्लियर हुआ होगा। ओके, आइडिया तो लग गया। हाँ, थोड़ा आइडिया वगैरह लगा लो, बाकी तो जब आप प्रैक्टिकल करोगे अपनी कंपनीज में जाके तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब एक होता है आपका रूट हिंट्स। देखो एडवांस के बाद एक होता है आपका, अच्छा एडवांस में एक चीज और होती है, बाइंड नाम की सर्विस होती है। ठीक है, एनेबल बाइंड, ये आपकी डिसेबल होती है बाय डिफॉल्ट। अब बाइंड सर्विस क्या है, ये काम करती है आपकी नॉन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे। जैसे मान लो आपका लाइनेक्स का कोई क्लाइंट है, ठीक है, आपने मान लो अपने नेटवर्क में लाइनेक्स इंस्टॉल किया हुआ है और लाइनेक्स को आपने अपने डोमेन में ऐड किया हुआ है। ठीक है, अब लाइनेक्स क्या है आपका, किस पे काम करेगा, बाइंड सर्विस पे काम करेगा। ठीक है, टू रिजॉल्व द नेम टाइप को कैसे रिजॉल्व करेगा, विद द हेल्प ऑफ बाइंड सर्विसेज। तो अगर आपका कोई नॉन विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके नेटवर्क में ऐड है और आपको वहां पे नेम रेजोल्यूशन चलाना है, ऑफ कोर्स चलेगा, तो हमें उसके लिए बाइंड सर्विस को एनेबल करना पड़ता है। ठीक है, ओके, समझ में आ गया? जी सर। हाँ जी सर। नाउ एक होता है आपका रूट हिंट्स, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसको भी ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, इसमें ना आपके 13 कुछ रूट सर्वर्स के आईपी एड्रेस डाले होते हैं ऑटोमेटिकली, आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, एक मिनट रुको जरा, अगर छोटा दिख रहा है तो एक बार मैग्नीफायर ऑन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर दिखे। तो देखो इसमें क्या होता है, अब देखो इसमें क्या है, देखो जब मैं रूट हिंट पे क्लिक करता हूँ, उसका नेक्स्ट आपका, जब पहले हम एडवांस में थे, अब उसका नेक्स्ट टैब आती है रूट हिंट्स। अब रूट हिंट्स क्या बताती है आपको, इसमें देखो आपका एफक्यूडीएन आपको पता है ना क्या होता है, एफक्यूडीएन पता है क्या होता है, उसको तो प्रॉब्लम नहीं है, वो फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम। हाँ, मतलब आपका सर्वर का नाम साथ में आपका डोमेन का नाम। जैसे मान लो मेरे डोमेन का नाम है abc.local, सर्वर का नाम है server1, तो पूरा नाम क्या हो गया उसका, server1.abc.com.local, सॉरी, तो ये आपका एफक्यूडीएन नेम है पूरा। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं ना, आपके पास रूट सर्वर्स होते हैं, रूट सर्वर्स, ये आपके 13 रूट सर्वर्स ऑलरेडी मेंशन रहते हैं इसके अंदर। अब रूट सर्वर्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था डॉट वाले, याद है जब हमने डायग्राम बनाया था, याद आया कुछ, जो हायरार्की हमने पढ़ी थी, देखो ये वाली हायरार्की, ये वाली हायरार्की, ये रूट देख रहे हो, याद आ रहा है कुछ? ठीक है, डॉट वाला, हाँ जी। इसको हम टॉप लेवल डोमेन्स बोलते हैं। तो डॉट आपका रूट हो गया, उसके नीचे हम कॉम, org, edu, ये आपके सारे क्या हैं, टॉप लेवल डोमेन्स हैं। ठीक है, तो ये रूट की जो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, ये क्या आपके कुछ रूट सर्वर्स हैं, वही डॉट वाले सर्वर्स हैं। ठीक है, अब ये आपके कुछ रूट सर्वर्स होते हैं, रूट सर्वर्स मतलब आपके कह लो कि टॉप लेवल आपके डोमेन वाले सर्वर्स, टॉप लेवल डोमेन्स जो होते हैं आपके। ठीक है, तो इसमें ऑटोमेटिकली रूट हिंट्स में रहते हैं 13 आपके रूट सर्वर्स ऑलरेडी एडेड रहते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब इनका काम क्या होता है,
मैं कह लो कि जब भी आप इंस्टॉल करते हो डीएनएस को, ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होते हैं, ये सारे के सारे 13 के 13 रूट सर्वर्स, ये इन्फॉर्मेशन रहती है इसमें। मतलब एक पर्टिकुलर, जैसे मान लो एक पहला आपका ए रूट .server.net, इसके नीचे देखो उसका आईपी एड्रेस आपको शो कर रहा है, उसका बी रूट का भी कर रहा है, सी का भी, डी का भी, ऐसे आपका ये 13 है आपके, ये सारे के सारे हर रूट के साथ में सर्वर का उसका आईपी एड्रेस यहाँ पे मैप्ड है, ठीक है, मतलब रिजॉल्व कर रहा है वो। ओके, अब कंसेप्ट ये आता है कि ये करते क्या है, इनका मेनली काम क्या होता है, ठीक है, ध्यान से समझना। अब मान लो क्या हो गया, मान लो वापस यहाँ पे डीएनएस है, जैसे मान लो अगर मैं इसी पे आता हूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे आया अपने इसी वाले इसमें, इसी पे आते हैं, मान लो ये हमारा एक ही डीएनएस सर्वर है हमारे नेटवर्क में, ठीक है। ओके, अब मान लो कोई क्लाइंट है, उसने क्वेरी सेंड करी, क्वेरी पहले कहाँ जाएगी, उसके अपने डीएनएस सर्वर के पास, ठीक है, जिससे वो कनेक्टेड है, आ समझ में, उसी के पास जाएगी ना भाई। मान लो अभी आपको जो पिक्चर आप देख रहे हो अभी, उसमें क्या है, एक आपका डीएनएस सर्वर है, वो क्लाइंट के साथ कनेक्टेड है। अब क्लाइंट क्वेरी करेगा तो क्वेरी पहले कहाँ जाएगी, उसी के डीएनएस सर्वर के पास जाएगी, जो उसका प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर होगा। डाल दो ना प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस, तो क्वेरी कहाँ गई आपके प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर पे, ठीक है। अब मान लो मेरे पास सिर्फ एक लोता डीएनएस सर्वर है, इसके अलावा कोई डीएनएस सर्वर है नहीं मेरे पास, ठीक है, तो मैं फॉरवर्डर का यूज नहीं कर सकता, ठीक है, मेरे पास कोई डोमेन दूसरा भी नहीं है, मैं कंडीशनल फॉरवर्डर का भी यूज नहीं कर सकता, मतलब मेरा पे मान लो ले दे के एक ही डीएनएस सर्वर है, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट ये आता है कि भाई वो डीएनएस सर्वर मेरे क्लाइंट 1 की क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, तो अब उस केस में क्या होगा, उस केस में क्या होगा, आपका डीएनएस क्या करेगा, आपका डीएनएस रूट हिंट की हेल्प के थ्रू आपकी क्वेरी को इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। तो ये जो आपके रूट सर्वर्स हैं, जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे 13 रूट सर्वर्स के आईपी एड्रेसेस जो आपको शो कर रहा है रूट हिंट्स के अंदर। रूट हिंट्स का काम तब आता है जब आपका नेटवर्क आपकी क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा, आपके डीएनएस क्वेरी ने जो क्वेरी सेंड करी, या डीएनएस क्लाइंट ने जो क्वेरी सेंड करी है, ठीक है, या कह लो आपका जो क्लाइंट है उसने आपके डीएनएस को क्वेरी सेंड करी है, तो क्या हो रहा है, आपका डीएनएस आपके नेटवर्क में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डीएनएस है वो उस क्वेरी को रिजॉल्व नहीं कर पा रहा। तो उस केस में क्या होगा, रूट हिंट्स काम करते हैं। रूट हिंट्स क्या करते हैं, उस क्वेरी को इंटरनेट पे फॉरवर्ड करते हैं और वहां से आंसर लेके आते हैं उस क्वेरी का। आ समझ में क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो एग्जांपल ले लो, जैसे मान लो ये मेरा क्लाइंट है, मान लो ये जो मेरा लैपटॉप है ये क्लाइंट है। अब मैं जब यहाँ पे ओपन करता हूँ CMD, ठीक है, तो जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखा पिंग google.com, ठीक है। अब google.com क्या है, आपका सर्वर है, वेब सर्वर, आपको बताइए, ठीक है। तो जब मैं पिंग करके इसको एंटर कर रहा हूँ, ये मुझे रिप्लाई दिखा रहा है google.com का आईपी एड्रेस, ये V6 में दिखा रहा है मुझे। तो अब ये क्वेरी पहले कहाँ गई होगी, आपको क्या लगता है, ये क्वेरी पहले मेरे लोकल डीएनएस में गई होगी ना, जो जैसे मान लो मेरा जो अब ये लैपटॉप है जिससे कनेक्टेड है, तो ये पहले कहाँ गई होगी, ISP के पास गई होगी, ठीक है, जो भी मेरा, जिसने मेरे को इंटरनेट प्रोवाइड किया हुआ है, या जिसने मेरे को डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया हुआ है। अब मेरा डीएनएस का आईपी एड्रेस क्या है, चेक करो, ये पहले क्वेरी कहाँ गई होगी, मेरे राउटर पे, जो मेरे घर का राउटर है, देखो चेक करो, आप लिखो ipconfig/all, तो मेरे डीएनएस का एड्रेस क्या है, देखो ये देखो, ये मेरा डीएनएस सर्वर है और इसका आईपी एड्रेस ये है, दिखा रहा है, ठीक है। ओके, तो ये मेरा आईपी एड्रेस है डीएनएस सर्वर का। तो अब इस केस में क्या होगा, अब ये जो क्वेरी गई होगी आपकी कहाँ पे गई होगी, ये गई होगी कहाँ पे, आपके मेरे इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस पे, डीएनएस के आईपी एड्रेस पे, इस वाले पे, जो क्या है, ये जो मेरा लोकल राउटर है जो मेरे घर पे लगा हुआ है, ये इसके पास गई होगी। इसने क्या फॉरवर्ड की होगी इसको ISP के पास, देन ISP ने चेक किया होगा कि भाई क्वेरी क्या है, क्वेरी क्या आ रही है कि मुझे google.com को एक्सेस करना। उसने क्या किया होगा, मेरी क्वेरी को इंटरनेट पे सेंड किया होगा विद द हेल्प ऑफ रूट हिंट्स, ठीक है। वो इंटरनेट से होते हुए आपके google.com पे सर्वर के पास गई होगी, वहां से मुझे रिटर्न आया कि भाई आपका आईपी एड्रेस क्या है google.com का, ये आईपी एड्रेस है google.com का, इस तरीके से, ये तो हमारा, ठीक है। ओके, ऐसा नहीं है, कोई भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने अभी पिंग किया, ठीक है, यहाँ पे मान लो मैं यहाँ पे yahoo.com का करके देखता हूँ, तो वही सेम कंसेप्ट हुआ होगा। देखो, ये पहले क्वेरी गई होगी मेरे लोकल राउटर के पास, राउटर ने सेंड किया उसको ISP के पास, ISP ने आगे इसको फॉरवर्ड किया इंटरनेट पे विद द हेल्प ऑफ रूट हिंट्स, और वो वहां से आपका क्वेरी
वहां पे गई होगी, yahoo.com के सर्वर के पास गई होगी, देन वहां से उसने रिजॉल्व किया क्वेरी को इस तरीके से। और मेरे पास यहाँ पे आईपी एड्रेस आ गया। ठीक है, टाइम कितना लगा इसको? 270 मिली सेकेंड लगा ये काम करने में। ठीक है, इस तरीके से आज समझ में। ठीक है, तो ये होते हैं रूट हिंट्स। रूट हिंट्स कब काम करते हैं? रूट हिंट्स पहले चीज क्या है? रूट हिंट क्या करते हैं? कंटेन करते हैं 13 रूट सर्वर्स जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। देखो मैं आपको दिखा रहा है, रूट हिंट क्या कर रहा है? आपको 13 रूट सर्वर्स कंटेन कर रहा है। ठीक है, इनका मेनली काम क्या होता है? अगर आपकी क्वेरी आपके नेटवर्क में या आपके ऑर्गेनाइजेशन के डीएनएस सॉल्व नहीं कर पाते हैं, और डीएनएस क्या करेगा? रूट हिंट की मदद से उस क्वेरी को इंटरनेट पे फॉरवर्ड कर देगा एंड वहां से वो उसका आंसर लेके आएगा। ठीक है, आ गया समझ में? हाँ जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये वाले इसको बोलते हैं रूट हिंट्स। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आते हैं आपके पास। ओके, अब इसके बाद आपके पास एक आता है आपके पास इंटरफेस का ऑप्शन। अब इंटरफेस में क्या होता है कि भाई ये अब ये जो डीएनएस है जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये मेरा डीएनएस सर्वर है, इसकी प्रॉपर्टीज मैंने खोल रखी है। मैंने अपने फॉरवर्ड लुकअप जोन की या प्राइमरी जोन की प्रॉपर्टी नहीं ओपन करी हुई, मैंने अपने डीएनएस सर्वर की प्रॉपर्टी ओपन करी हुई है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं कि भाई ये रिक्वेस्ट को किस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से सुनेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई ये सिर्फ इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट सुने तो इस पे कर दो। अदरवाइज आप चाहते हो कि भाई इस नेटवर्क में जितने भी नेटवर्क में जितने भी आपके डीएनएस सर्वर्स हैं वो किसी भी पर्टिकुलर आईपी एड्रेस से आए तो उसकी रिक्वेस्ट से डीएनएस सर्वर सुने। तो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है लिसन टू ऑल आईपी एड्रेस, लिसन ऑन ऑल आईपी एड्रेस। मतलब कोई भी क्लाइंट आपका आएगा क्वेरी करेगा इस नेटवर्क में, जितने भी क्लाइंट आपके कोई भी क्लाइंट क्वेरी करेगा तो ये उसकी क्वेरी को सुनेगा, लिसन करेगा। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटरफेसेस। ठीक है, अब मान लो अगर आपके पास मल्टीपल इंटरफेस हैं, जैसे आपने नेटमास्क ऑर्डरिंग वाला कंसेप्ट आ गया, मान लो आपके पास मल्टीपल इंटरफेस हैं, आप चाहते हो कि भाई ये सिर्फ 150 वाले नेटवर्क की ही सुने क्वेरीज, 172 या 192 वाले नेटवर्क की ना सुने, तो मैं उसको अनचेक कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मेरे पास मल्टीपल इंटरफेस होते तो यहाँ मुझे शो कर देता, तो मेरे को दिखा रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अनचेक कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि भाई कहाँ से सुने कहाँ से ना सुने। तो बाय डिफॉल्ट अभी ये सारे इंटरफेसेस से सुनेगा। अगर मान लो यहाँ पे मल्टीपल भी होते तो सबकी सबसे सुनता है क्वेरीज, ये लिसन करता है सबको, सबको लिसन करता है। ठीक है, ओके। ना होता उसका डीबग लॉगिंग, ये होता है आपका मॉनिटरिंग के लिए। अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को अपने डीएनएस के पैकेट्स को मॉनिटरिंग करना है तो हम डीबग का यूज कर सकते हैं। इसको लॉग पैकेट्स करोगे फॉर डीबगिंग। ठीक है, देखो आउटगोइंग इनकमिंग पैकेट्स, ठीक है, पैकेट्स कंटेंट्स, क्वेरीज आपकी सॉल्व हो रही है कि नहीं हो रही, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। ठीक है, वो सब चीजें नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कर सकते हो आप, तो नोटिफिकेशन आ रही है तो। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि भाई पाथ बताओ आपने कहाँ पे सेव करना है इसको, तो अब यहाँ पे पाथ डिफाइन कर सकते हो कि आप इन लॉग्स को, जो लॉग्स बनेंगे डीबग के, इनको आपने कहाँ पे सेव करना है, सी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में करना है, किसी पर्टिकुलर ड्राइव में करना है, वहां पे आप कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है। ठीक है, अब मैंने इसको चेक किया तो इनेबल हुआ ये। ठीक है, और मैक्सिमम साइज कितना होता है आपका कैलकुलेट कर लो, ये इतना बाइट्स है, मतलब समथिंग अराउंड 5 GB तक होगा। ठीक है, ये बाइट्स में कन्वर्ट किया हुआ है इन्होंने, तो इतना दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या डिफाइन कर सकते हो, उसका पाथ। ये भाई जो भी आपकी लॉग्स बनेंगे, जो आपकी लॉग फाइल बनेगी, यहाँ के लॉग पैकेट्स, आप जो लॉग करोगे पैकेट्स, डिबग जब होगा आपका पैकेट्स का, तो उसकी जो फाइल बनेगी वो कहाँ बनेगी, आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो पाथ, कि आपने किस पर्टिकुलर ड्राइव पे या किस पर्टिकुलर रिमोट सर्वर पे या कहाँ पे भी आपने सेव करना है, तो आप यहाँ पे डिफाइन कर दोगे पाथ। लोकल पाथ भी डिफाइन कर सकते हो, नेटवर्क पाथ भी डिफाइन कर सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट, आपने जहाँ पे सेव करना है। आ रहा समझ में? ठीक है, हाँ जी सर। ना उसके बाद इसको अब अनचेक कर दोगे तो ये अनचेक हो जाएगा, मतलब ये अभी एनेबल नहीं है। अब इवेंट लॉगिंग आती है, मैंने आपको बताया था आपकी लॉग फाइल्स बनती हैं ऑटोमेटिकली, तो इसमें नो इवेंट्स, एरर ओनली, एरर एंड वार्निंग ओनली एंड ऑल इवेंट्स। मैंने कहा आपकी जो भी इवेंट्स बन रहे हैं, चाहे वो एरर आ रहा है, चाहे वो वार्निंग आ रहा है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन आ रहा है, कोई भी इवेंट्स आ रहे हैं मुझे इसको डिफाइन करो। अब ये इवेंट आप कहाँ बनेंगे, ये इवेंट आप कहाँ पे जाके चेक कर सकते हो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आओगे स्टार्ट में, यहाँ जाओगे एडमिन टूल्स में, यहाँ पे इवेंट व्यूअर आता है, ये इवेंट व्यूअर। ठीक है, इस पर क्लिक करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आओगे एप्लीकेशंस में, यहाँ पे आता है माइक्रोसॉफ्ट।
ठीक है। तो उसके अंदर डीएनएस माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे डीएनएस सर्वर देखो दिखा रहा है आपको, क्लिक करो सिंपल एप्लीकेशन में जाओगे, यहाँ पे डीएनएस सर्वर, तो यहाँ पे देखो आपकी लॉग्स बन रहे हैं, बन रहे हैं लॉग्स। कोई वार्निंग आई है तो वार्निंग पे क्लिक करके पढ़ सकते हो, नीचे देखो दिखा रहा है क्या वार्निंग आई हुई है, इसने सिंक्रोनाइजेशन नहीं किया एडी के साथ, ठीक है, मतलब कुछ हुआ होगा कि सिंक्रोनाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ तो इसलिए वार्निंग दिखा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, आपको क्या दिखा रहा है कि आपका डीएनएस सक्सेसफुली ट्रांसफर फ्रॉम दिस टू दिस, तो वो कह रहा है कि आपका आपने जोन ट्रांसफर किया था मैंने पीछे, तो वो आपको बता रहा है। अगर आपको डिटेल देखना तो डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो आपको डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दिखा देगा कि आपने क्या क्या किया था, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो ये वाला कंसेप्ट। अब देखो ये लॉग कब आया, ठीक है, क्या था, सर्विस का नाम क्या था, आईडी क्या है, और इसका यूजर का नाम क्या है जिसने लॉग जनरेट किया, लॉग कब आया, ठीक है, कितने बजे आया, कैटेगरी क्या थी इस लॉग की, ठीक है, और कंप्यूटर सर्वर का नाम क्या है जहाँ पे लॉग आया, जिस सर्वर का लॉग है, ठीक है, इस तरीके से। अब इसका डिफाइन आपको सारा बता देगा, ठीक है। ऐसे आपको वार्निंग का ही बताएगा, मैं वार्निंग पे क्लिक करता हूँ तो ये वार्निंग कब आई, ठीक है, देखो इतने बजे आई, इतने बजे आई, इतनी तारीख को आई, ये कल की, आई थिंक आज की बात कर रहा है, 30 है ना आज, हाँ आज की बात कर रहा है, जो वार्निंग आई है, ठीक है, इस तरीके से, ओके। तो लेवल की आपका वार्निंग है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपको कंसेप्ट दिखाता रहेगा यहाँ पे, आप सिर्फ डीएनएस के नहीं एडी के भी, देखो मैं आपको मार्कर दिखाऊं तो यहाँ पे आपको एक्टिव डायरेक्टरी के भी आप लिख सकते हो लॉग्स, माइक्रोसॉफ्ट पे जाओ, क्लिक करो, यहाँ पे विंडोज पे जाओ, यहाँ पे देखो आपको यहाँ पे एडी का भी दिखाएगा, एक्टिव डायरेक्टरी, डायरेक्टरी सर्विसेज के नाम से होगा, ऊपर नहीं है, ये रहा डायरेक्टरी सर्विसेज यहाँ पे, ठीक है। और देखो ये आपको डायरेक्टरी सर्विसेज का दिखा रहा है, एडी के लॉग्स दिखा रहा है सारे, ठीक है। ये एप्लीकेशन का कुछ इशू आया है तो आपको बता रहा है कि कुछ फेल्ड हुआ है एप्लीकेशन में, ठीक है, ये सब चीजें, ये कब हुआ कब आया, ये आपको डेट एंड टाइम दिखा रहा है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारा कुछ दिखा रहा है, आपको यहाँ पे आप पढ़ सकते हो सारे लॉग्स की क्या प्रॉब्लम है क्या प्रॉब्लम नहीं है, देखो आपको एरर भी दिखा रहा है, ये आपका एरर आया कुछ, ठीक है, डीएनएस लुकअप फेलियर हुआ है कुछ, ओके, डीएनएस का कोई एप्लीकेशन फेल हुआ है, इस तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये आपको वार्निंग है, कुछ एरर है, एरर दिखाएगा, देखो आपको यहाँ पे जो भी एरर्स आते हैं आपके पास, ठीक है, एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं यहाँ पे तो आपको दिखा रहा है इस तरीके से, ये कब आई है कितने बजे आई है, आपको सारा कुछ दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, इस तरीके से। तो आप यहाँ पे सब कुछ देख सकते हो इजीली, ठीक है, तो डीएनएस का भी देख सकते हो, एडी का भी देख सकते हो, इस तरीके से, ठीक है। तो मैं आया यहाँ तक क्लियर, हाँ जी, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे आपके जो इवेंट्स हैं, जो आप इवेंट्स की बात कर रहे हो, इवेंट्स आपके ऑटोमेटिकली रन हो रहे होते हैं, ठीक है, बट जो आपका डीबगिंग वाला कंसेप्ट है वो आपका बाय डिफॉल्ट क्या होता है, डिसेबल्ड होता है। जैसे को आपका इवेंट्स आपके ऑलरेडी रनिंग है बट जो डीबगिंग है वो आपकी डिसेबल्ड है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। ऐसे आप मॉनिटरिंग भी कर सकते हो, मॉनिटरिंग में क्या कर सकते हो, मॉनिटरिंग में आप चेक कर सकते हो आपका डीएनएस प्रॉपर्ली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या चेक करोगे, इसको आप करो सिंपल क्वेरी अगेंस्ट द डीएनएस सर्वर, चेक करो इसको, टेस्ट करो, यहाँ पे टेस्ट नाउ, यहाँ आपको पास दिखा देगा, ठीक है, पास मतलब आपका डीएनएस प्रॉपर्ली काम कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे अपने डीएनएस को चेक कर सकते हो कि भाई हमारा डीएनएस प्रॉपर्ली काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो सब चीजें, ओके। एक होता है आपके पास सिक्योरिटी का ऑप्शन, सिक्योरिटी में क्या होता है कि भाई ये आपका डीएनएस सर्वर कौन मैनेज करेगा, अभी देखो आपका डीएनएस एडमिन्स, डोमेन एडमिन्स और एंटरप्राइज एडमिन्स, इनके पास फुल कंट्रोल है। डोमेन एडमिन का, डीएनएस एडमिन का फुल कंट्रोल नहीं है, सिर्फ ये फुल कंट्रोल नहीं है, ठीक है, डोमेन एडमिन के पास फुल कंट्रोल है। अगर आपका कोई यूजर डोमेन एडमिन का पार्ट है तो उसके पास फुल कंट्रोल होगा, वो डीएनएस को सर्वर को मैनेज कर सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपको एक पर्टिकुलर यूजर को राइट्स देने हैं तो आप सिंपल यहाँ पे ऐड करो, यूजर का नाम बताओ, मैं आई थिंक U1 के नाम से कोई यूजर होगा, इसको चेक नेम करते हैं, एक बार आता है, हाँ ठीक है। तो क्या करोगे यहाँ पे इसको, तो देखो मैंने U1 को फुल राइट्स दे दिए यहाँ पे और अप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे आप जो आपका U1 यूजर है तो उसके पास फुल राइट्स हैं, वो इस पूरे डीएनएस सर्वर को मैनेज कर सकता है। हम जो राइट्स दे रहे हैं वो डीएनएस सर्वर पे दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है, समझ में, ओके। ऐसे ही देखो एक चीज और आती है इसके अंदर, एक होता है आपके पास जोन की जो प्रॉपर्टीज आती हैं, ये आपकी जोन है जो मैंने प्राइमरी जोन बना हुआ है, इस पर राइट क्लिक करो, इसकी प्रॉपर्टीज पे जाओ और यहाँ भी देखो आपकी प्रॉपर्टीज आती हैं, ठीक है। तो अभी आपका ये एडीआई जोन बना हुआ है, स्टेटस इसका रनिंग है, ठीक है। यहाँ पे सिक्योर अपडेट्स डीटीएनएस हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास आपका जोन, आपका नेम सर्वर्स दिखा रहा है, ठीक है। इस जोन का मालिक कौन है, ये वाला सर्वर है, ठीक है। इस जोन को मैनेज कौन कर रहा है, ये सर्वर।
ठीक है, अब देखो यहाँ पे एसओए दिखाता है, ये इंपॉर्टेंट है। एसओए का मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑफ अथॉरिटी। इसका मतलब ये है कि भाई आपका रिफ्रेश इंटरवल्स होते हैं। जो आपको रिकॉर्ड यहाँ पे दिख रहे हैं, ये देखो, ये जो आपको रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं, ये हर 15 मिनट में आपके रिकॉर्ड्स रिफ्रेश होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, ये जो भी आप रिकॉर्ड्स देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या होता है, आपके हर 15 मिनट में ये सारे रिकॉर्ड्स आपके क्या होते हैं, ये सारे रिकॉर्ड्स ये आपके क्या होते हैं, रिफ्रेश होते हैं। देखो टाइम आपको यहाँ पे दिखा रहा है, टाइम कितना है आपका, रिफ्रेश इंटरवल 15 मिनट्स। ठीक है, बाय डिफॉल्ट है, आप इसको कम ज्यादा कर सकते हो, सेकेंड्स में, आवर्स में, डेज में। ठीक है, अब एक होता है आपका रीट्राई इंटरवल्स। रीट्राई मतलब क्या होता है कि अगर आप चाहते हो कि भाई मेरे को इन रिकॉर्ड्स को मान लो 15 मिनट में रिफ्रेश नहीं हुए, तो उसके 10 मिनट बाद दोबारा रिफ्रेश होंगे, वो रीट्राई करेगा 10 मिनट के बाद दोबारा से। ठीक है, एक्सपायर कब होगा आपका रिकॉर्ड, 1 डे के बाद। मतलब अगर मान लो एक दिन पूरा हो गया और आपका कोई रिकॉर्ड इसमें कोई रिफ्रेश नहीं हुआ, तो मान लो हमारे पास 10 रिकॉर्ड्स हैं, 10 में से मान लो आपके 5 ही रिकॉर्ड रिफ्रेश हुए, 5 नहीं हुए, तो उन रिकॉर्ड्स को हम क्या बोलेंगे, जो 5 रिकॉर्ड्स नहीं हुए हैं, वो एक दिन के बाद क्या हो जाएगा, वो 5 रिकॉर्ड्स एक्सपायर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना, वो रिकॉर्ड्स क्या हो गए, आपके एक्सपायर हो गए। ठीक है, ओके। तो बाय डिफॉल्ट जो एक्सपायर टाइम होता है वो 1 डे होता है। अब इसको सेकंड, मिनट्स और आवर्स में कन्वर्ट चेंज कर सकते हो। ठीक है, इस टाइमिंग को बढ़ा भी सकते हो 1 डे, 2 डे, 3 डेज तरीके से। ओके, तो ये आपका एक्सपायर रिकॉर्ड्स होते हैं। एक्सपायर मतलब ये हो गया कि भाई ये जो आपका रिकॉर्ड्स हैं जो आपके रिफ्रेश नहीं हुए हैं, वो क्या हो गया, आपके एक्सपायर हो गए। जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टेल रिकॉर्ड्स। ठीक है, स्टेल रिकॉर्ड बोल लो या एक्सपायर रिकॉर्ड बोल लो, बात देखिए, जो आपके रिकॉर्ड्स एक्सपायर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेल रिकॉर्ड्स। ठीक है, ऐसे आपका जोन ट्रांसफर का दिखा रहा है आपको यहाँ पे, आपको हमने कल बात करी थी इससे पहले जोन ट्रांसफर्स की। और ये होती है सिक्योरिटी। अब ये सिक्योरिटी किस चीज की है, ये आपके इस पर्टिकुलर जोन की सिक्योरिटी, कि भाई इस जोन को कौन मैनेज करेगा। तो बाय डिफॉल्ट आपके वही डीएनएस एडमिन्स, डोमेन एडमिन्स, एंटरप्राइज एडमिन्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, ये आपका डोमेन एडमिनिस्ट्रेटर है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, इनके पास फुल राइट्स हैं, या मैनेज कर सकते हैं। एंटरप्राइज एडमिन क्या फुल राइट है, देखो डोमेन एडमिन के पास भी फुल राइट्स हैं। अगर आप चाहते हो कोई यूजर इसको मैनेज कर पाए तो ऐड करो। यहाँ पे मान लो मेरे पास एक यूट्यूब के नाम से एक यूजर है, इसको चेक नेम्स कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। तो मान लो मैंने यूट्यूब को दे दी इस पे फुल राइट्स, अप्लाई। अब यूट्यूब आपका ये पर्टिकुलर जोन को मैनेज कर सकता है, जो मेरा प्राइमरी जोन बना हुआ है abc.local के नाम से, इस जोन को यूट्यूब मैनेज कर सकता है, क्योंकि यूट्यूब को मैंने फुल राइट्स दे दी। U1 को दिए पूरे सर्वर पे, यूट्यूब को दिए सिर्फ इस पर्टिकुलर जोन पे। ठीक है, आ रहा समझ में, क्लियर है? ओके, हाँ जी। एक लास्ट थिंग और देख लो, इसमें एक ऑप्शन आता है आपके पास एजिंग का। देखो यहाँ पे आपको एक एजिंग का ऑप्शन दिख रहा है जनरल में। जब मैं अपने डोमेन जोन की प्रॉपर्टी में आता हूँ, वहाँ पे जनरल पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे देखो आपके पास ऑप्शंस है। एक दिखा रहा है स्टेटस रनिंग है, टाइप की आपका ADIZ जोन है आपका, ये रेप्लिकेशन चल रहा है आपका DNS के अंदर, मतलब जितने भी आपके DNS सर्वर होंगे इस डोमेन में सबके साथ रेप्लिकेट करेगा ये। हमने DDNS का यूज किया हुआ है, डायनामिक अपडेट्स। और ये होता है आपका एजिंग और स्कैवेंजिंग। अब एजिंग और स्कैवेंजिंग क्या होता है, और इसमें मैंने को बताया था, जो रिकॉर्ड आपके एक्सपायर हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टेल रिकॉर्ड्स। ठीक है, जो एक्सपायर हो गए। ओके, अब मान लो मैं चाहता हूं कि भाई जो रिकॉर्ड मेरे एक्सपायर हुए हैं, ठीक है, वो मतलब डिलीट ना हो मेरे DNS के डेटाबेस से। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, अगर जो रिकॉर्ड आपके एक्सपायर हो जाएंगे एक दिन के बाद, तो DNS क्या करता है, उसको डिलीट कर देता है बाय डिफॉल्ट। मैं चाह रहा हूँ कि वो डिलीट ना हो, कुछ टाइम तक डिलीट ना हो। ठीक है, वो आपके जो रिकॉर्ड्स है वो मेंटेन रहे, वो कुछ टाइम तक डिलीट ना हो। तो वो कौन मेंटेन करता है आपका, एजिंग के अंदर आता है आपका स्कैवेंजिंग। ये स्कैवेंजिंग ये आपका 7 डेज तक आपका वो रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रखेगा। ये टाइम स्टैम्प है, इसका टाइम स्टैम्प कितना है, 7 डेज का है। ये बाय डिफॉल्ट है। ये देखो यहाँ पे डेज और आवर्स आप कर सकते हो इसमें चेंज। ठीक है, तो जो आपके जो नॉट रिफ्रेश, मतलब जो आपके रिकॉर्ड्स रिफ्रेश नहीं हुए हैं और रिफ्रेश जो नहीं हो रहे हैं और क्या हो गए, वो एक्सपायर हो गए, तो अगर वो 7 दिन तक रिफ्रेश नहीं होते हैं तो 7 दिन तक वो रिकॉर्ड्स आपके DNS के डेटाबेस में रहेंगे। हम उसको स्कैवेंजिंग के थ्रू उसको मेंटेन कर सकते हैं। तो स्कैवेंजिंग का मेनली काम क्या होता है, इट इज यूज्ड टू मेंटेन स्टेल रिकॉर्ड्स फॉर 7 डेज बाय डिफॉल्ट। वो रिकॉर्ड्स जो आपके रिफ्रेश नहीं हुए या जो एक्सपायर हो गए हैं, जो रिफ्रेश नहीं हुए इसकी वजह से वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, तो जो एक्सपायर हो चुके हैं रिकॉर्ड्स, जिनको हम स्टेल रिकॉर्ड्स बोल रहे हैं, उनको उसको कौन मैनेज करेगा, आपका स्कैवेंजिंग। ठीक है, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड होता है, इसको आपको इनेबल करना पड़ेगा यहाँ से चेक करके। अब 7 दिन के बाद क्या होगा, अगर मान लो वो 7 डेज के बाद भी
रिफ्रेश नहीं होते हैं, ठीक है, या उनकी कोई अपडेट नहीं आती है, तो वो क्या होगा, 7 दिन के बाद आपके जो भी डेटाबेस है डीएनएस का, वो 7 दिन के बाद उस डेटाबेस से परमानेंटली रिमूव कर देगा, ठीक है, रिकॉर्ड्स को। वो रिकॉर्ड्स जो आपके स्टेल है, या कह लो कि जो आपके रिफ्रेश नहीं हुए, उनकी बात हो रही है। तो स्कैवेंजिंग क्या करता है, आपके स्टेल रिकॉर्ड्स, जो आपके एक्सपायर रिकॉर्ड्स हैं, उनको मेंटेन करेगा। इफ यू वांट यू कैन, ठीक है, आप इसको कर सकते हो एनेबल, बाय डिफॉल्ट डिसेबल्ड रहता है, ठीक है जी, समझ में आ गया, क्लियर है ऑप्शंस मोस्टली, जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है थोड़ा वो जो हम लोगों ने पढ़ा आज, ठीक है, एडवांस पार्ट, ओके, थोड़ा सा और रह गया, हम लोग अभी बाकी कल पढ़ते हैं, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा बैकअप वगैरह कैसे लेते हैं इसकी, वो सब चीजें नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, ठीक है।